हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी टीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस स्थान का ज्ञान था? तो आंसर हो जाएगा शिकार का ज्ञान था उनको। प्राचीन पाषाण कालीन के हथियारों के अवशेष जो मिलते हैं वो पंजाब के सोहन नदी की घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी तथा मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। इस काल का मानव आग से अनभिज्ञ मतलब आग के बारे में नहीं जानता था। कृषि कर्म तथा पशुपालन से विमुख मानव पूर्णतः आखेट मतलब यहाँ पर ना तो कृषि होती थी, ना कृषि के या और ना ही पालन पशुपालन होता था। सिर्फ यहाँ पर शिकार का जो जीवन है वो जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए। ठीक है, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेक और में से बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देखते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। अपने अध्ययन में इंडिका की रचना की और सीरिया नरेश एंटीओकस का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायोनीसियस जो कि किसी नरेश टालमी मिलाडेल्फस का राजदूत था, सम्राट अशोक के दरबार में आता है। सूची 1 और 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर सीधा आई होल प्रस्तर लेख है। आई होल प्रस्तर लेख, आई होल नहीं है, ए होल प्रस्तर लेख है। तो हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय से। ए होल का हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय से। यहाँ पर ये शब्दावली यहाँ पर गलत दी गई है। फिर जूनागढ़ का रुद्रदमन का जूनागढ़ हो जाएगा। नासिक का हो जाएगा, नासिक का स्कंदगुप्त का नासिक अभिलेख हो जाएगा। और भिटारी स्तंभ लेख का उस वत्तव से हो जाएगा। तो सीधे व्याख्या देखते हैं। एहोल प्रस्तर लेख है पुलकेशन द्वितीय का, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन का, नासिक का है नासिक का हो जाएगा उस वदत्त का, नासिक का हो जाएगा उस वदत्त, और भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा स्कंद गुप्त से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। स्कंद गुप्त का हो जाएगा वही जो मैंने मिलाया था, वही है। ठीक है, वही सारे हैं। बाकी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सी है जहां पर 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? तो ये आंसर बिल्कुल नौका घाट बंदरगाह की बात कर रहे हैं। तो लोथड़ हो जाएगा गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित लोथल जो है तत्कालीन बंदरगाह मतलब उस समय क्या था, वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, जहां जहाज़ों की गोदी से नाव के अवशेष मिले हैं। उनकी खोज जो है 1957 ईस्वी में आर.एस. राव ने किया। यहाँ फारस की मोहरें भी मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है हमें ये बताना है। तो सिंधु घाटी का पतन का अभी तक कोई निश्चित जो है वो ज्ञात नहीं हो सका है। तो यहाँ पर जो है सारे के सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। गार्डन कहते हैं कि विदेशी आक्रमण है। आर.एल. स्टाइन जो है जलवायुगत परिवर्तन कहते हैं। तो मेन क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण ही क्या है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के पतन के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। लेस कहते हैं कि भौगोलिक घटनाक्रम, जब जलवायु परिवर्तन होगा तो भौगोलिक घटनाक्रम स्वाभाविक है कि होगा। और वी.एन. मिश्र जो कहते हैं भू गर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो ये भी ये कि क्या है, जलवायु या फिर इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ परिवर्तन ही है। तो एक कॉमन देखा जाए, लेकिन अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 7th देखते हैं। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजय हुआ था? तो कौन विजय हुआ था, हमारा आंसर हो जाएगा सुदास। राजा सुदास जो है वो विजय हुए थे। व्याख्या देख लेते हैं।
दसराज युद्ध में भारत जन के राजन सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था। यह युद्ध पुरुषवी यानी रावी नदी के किनारे हुआ। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध के विजय के पश्चात भरत जन के आधार पर देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। अगला देखते हैं, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? तो कश्मीर में श्रीनगर बसाया था अशोक ने बसाया था। इसके अलावा भी ललित पाटन नेपाल भी इन्होंने 2 नगरों की स्थापना की थी। तो कश्मीर इज कॉमन है। ललित पाटन जो कि नेपाल में है, ये भी अशोक ने ही बसाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत में गणतंत्र तथा राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई थी लगभग कब? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 600 जो है वो यहाँ पर सही है। 6ठी शताब्दी के उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र मतलब महाजनपद की स्थापना का वर्णन अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अधिकतर राज्य जो है विंध्य के उत्तर में उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर पश्चिमी सीमा से बिहार तक फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने अपने को देवता कहलाया है? देवता किसने कहलाया है? तो अशोक हो जाए। देवताओं के प्रिय होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर प्रिंटिंग जो मिस्टेक है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अशोक के ही शिलालेख में हमें देवनाव प्रिय की मिलती है, मतलब देवताओं का प्रिय, तो अशोक यहाँ पर सही हो जाएगा। मौर्य सम्राट के सभी अभिलेखों में सर्वत्र अशोक का नाम देवनाव प्रियो, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजाओं की उपाधियों से संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं, बौद्धों का वो है धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, कहलाता है क्या? तो जातक कथाएं कहलाती हैं। जातक कथाओं का संकलन जिसमें महात्मा गांधी के पूर्व मतलब जन्म से पहले की जो कहानियां हैं वो उसमें मिलती हैं जातक कथाओं में। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा शामिल नहीं था। तो तमिलनाडु जो है वो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल नहीं था। बाकी प्रमाणित होते हैं, अशोक के शिलालेखों से प्रमाणित होते हैं। उत्तरापंथ यानी तक्षशिला, अवंती यानी उज्जैनी, कलिंग मतलब तोसली, दक्षिणापथ मतलब सुवर्णगिरी, प्राची यानी कि पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था। तो तक्षशिला उज्जैनी में दिया गया था, और वो फिर जब उपद्रव बढ़ गए थे तो उसको दबाने के लिए फिर वो तक्षशिला भी जाता है। तो 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। व्याख्या देखते हैं, दिव्य दान में बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के विद्रोह के दमन के लिए अशोक को भेजा गया था। तो यहाँ पर है ना, वो पहले उज्जैन में था लेकिन तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो वहाँ पर भी उसको भेजा गया था। अपने पिता के काल में ही वो तक्षशिला और अवंती का प्रांतीय शासक रह चुका है। 1 और 2 सूची का मिलाना है। अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ से मिलता है, और छिद्रयुक्त, ये सारे के सारे जो हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? तो अशोक स्तंभ देखें तो अशोक स्तंभ हमें कहाँ से मिलता है? छिद्र तारकूप जो है वो हमें मिल जाएगा रोपड़ से। लोमशी गुफा जो है लोमशी गुफा का हो जाएगा। आंसर देखते हैं सीधे यहाँ पर। अशोक स्तंभ जो है मैंने लौड़िया नंदनगढ़ लगाया था, वो सही है। साण वाली राजधानी रामपुर हुआ, वो भी सही है। लोमर्षि गुफा जो है बारवल हिल्स, ठीक है। और छिद्रयुक्त स्तूप जो है वो रोपड़ से मिला है। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इससे कुछ
इससे हमें आंसर का नहीं पता चलता है, जब तक हमें 2-3 इसमें से अगर हमें मिलाने को आते हैं तो हम इसको सही कर ले जाते हैं। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था, तो संभावित कारण क्या था? तो यहाँ पर विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ और व्यर्थ की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ख़राब हो जाने की वजह से जो है वो क्या हो जाते हैं, पतन की ओर हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया था। तो एक यहाँ पे तो सारे के सारे हैं, लेकिन आंसर जो है वो तीसरा ही है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो हो सकता है मिस प्रिंट हो, बाकी 1 और 2 भी सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। और यहाँ पर स्रोत भी झा एंड शिमाली के अनुसार, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस बुक को भी देख सकते हैं। अगला देखते हैं, शुंग वंश का संस्थापक था, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी। पुष्यमित्र शुंग को पहला ब्राह्मण राज्य स्थापित करने वाला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक कहा जाता है। हार्मियस अंतिम हिंद यवन शासक था, जिसने कुछ सिक्कों पर कुषाण शासक कुजुल कदफिसिस ने उत्कीर्ण कराए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? तो उत्तरी भारत में अंतिम ग्रीक शासक कौन हो गया? हिप्पोट्रेटस जो है सही आंसर है। यहाँ पर हिप्पोट्रेटस अंतिम हिंदू यवन शासक था, जिसने कुछ सिक्कों पर कुषाण शासक कुदुल कदफिसिस ने उत्कीर्ण करवाए। अगला है, गंधार कला पर विशेष प्रभाव है रोमन और ग्रीक दोनों का ही, चाइनीज का नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कुषाण प्रसिद्ध कुषाण सम्राट जो है कनिष्क के संरक्षण में विकसित इस गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला भी कहते हैं। इसका मूल तत्व भारतीय है। इसमें यूनानी मूर्ति कला तथा भारतीय कला की भावमय आध्यात्मिक अभिव्यंजना का समन्वित है। इस कला में बोधिसत्व और मैत्रेय की प्रतिमा विशेष रूप से पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों, यवनों और पल्लवों का संहारकर्ता कहा गया है। उसका शासनकाल जो है 106 से 130 ईस्वी माना जाता है। इस वंश के द्वितीय संस्थापक माना गया है। अगला देखते हैं, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, इसके रचयिता हरिशेन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के मंत्री एवं दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद में स्थित अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में एक लेख लिखा, जिसमें समुद्रगुप्त के काल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अगला देखते हैं, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही, जिसका समय था 380 से लेकर 412 ईस्वी, गुप्त वंश का महानतम शासक था, जिसने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से यह सिद्ध करता है कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर ही क्या है, चक्कर काटती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा आर्यभट्ट ने कहा था ये। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है कि पृथ्वी क्या है, एक जगह पर है, धरती गोल है और अपनी धुरी पर ही क्या, चक्कर काटती है। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया वह नदी थी नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी पर ही पुलकेशन द्वितीय जो कि दक्षिण भारत का था और हर्ष जो है उत्तर भारत का, तो दोनों के बीच युद्ध हुआ था और फिर नर्मदा नदी को ही क्या है, वो सीमा मान ली गई थी कि यहाँ तक क्या है मैं रहूँगा और फिर अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूँगा, और वो क्या है, वो उस साइड नहीं जाएंगे। तो इस तरह से था। चालुक्य वंश के शासकों में, ठीक है, चालुक्य वंश के थे पुलकेशन द्वितीय, सर्वाधिक योग और प्रतापी राजा था। उसने कनौज के शासक
हर्ष को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका था। उसने नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में उसे परास्त कर दिया, जो हर्षवर्धन की पहली हार थी। अगला देखते हैं, पल्लवों ने अपने किस देवता की संतान घोषित किया? आपने को किस पल्लवों ने किसको किया है? तो आंसर हो जाएगा तीनों को ही, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पल्लव शासकों का विवरण प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। पल्लवी वंशी शासक को सिंह, विष्णु को अवनी सिंह भी कहा जाता है। पल्लव स्वयं को बहन एवं विष्णु दोनों के वंशज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से शामिल नहीं था? तो ये बहुत 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आप पेपर देखेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं सेम टू सेम रखे गए हैं। तो यहाँ पर बैजू बैरवा जो है वो यहाँ पर सम्मिलित नहीं थे नवरत्नों में। नवरत्नों में कौन थे? बीरबल थे, अबुल फजल थे, टोडरमल थे, भगवान दास थे, तानसेन थे, मानसिंह थे, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, इस तरह से। और हकीम जो है हुकाम अकबर का रसोइया था। तो ये सारे सम्मिलित थे, नवरत्न 9 थे और अकबर के नवरत्नों में ये सारे सम्मिलित थे। अगला देखते हैं, त्रिशक्ति मतलब राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल में आपसी द्वंद्व का किस शहर में हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। बिल्कुल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने 780 से 805 ईस्वी कन्नौज आयुध शासक इंद्रायुध को परास्त कर दिया। तत्कालीन कन्नौज के राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव संघर्ष रहे। अतः सफलता किसको मिलती है? ध्रुव को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा गोपाल को। गोपाल को पाल राजाओं का वंशानुगत राजा कहा जाता है और नहीं कहा जाता क्योंकि उसको चुना गया था। आगे देखते हैं, पाल वंश के संस्थापक गोपाल को बंगाल के सामंतों एवं उनकी योग्यता से प्रभावित होकर अपना शासन चुना था। धर्मपाल, देवपाल, रामपाल आदि जो है वंशागत राजा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा था? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो है गंगईकोंड चोलपुरम रखा था उन्होंने राजधानी का नाम। राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश का महान शासक था। उसने गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगोकोंड चोल की उपाधि धारण की तथा इस विजय की स्मृति में गंगोकोंड चोल नाम की राजधानी का निर्माण भी करा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किया था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम का महाबलीपुरम के रथ शिल्प पर उसका नाम जो है युक्त है। अगला व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राज सिंह भी कहा जाता है, ने कांची ने प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर व सिद्धेश्वर मंदिर तथा महाबलीपुरम के समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। उसने तथा कथित रथ शिल्प का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासक के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हुआ था वो कौन सा है? तो पहला तो दिल्ली है और दूसरा पूर्वी राजस्थान। तो पहला और दूसरा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांत पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की। उसका नाम था ऐबक गुलाम वंश सल्तनत वंश। तो यहाँ पर जो है गुलाम वंश सही हो जाएगा। गुलाम वंश सेकेंड ऑप्शन सही है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम जो हैं सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक भारत पर तुर्की शासकों के शासन को फारसी इतिहासकारों ने मुइज्जी, कुतवी, शमसी और बलवनी वर्गों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में मेहरौली के पास इससे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने? ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
इल्तुतमिश ने दास वंश के योगतम शासकों में से एक था, जिसे दास वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए गए दिल्ली पर कुतुब मीनार के अपूर्ण कार्य को पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन सिंधु नदी के संगठित हुए थे। तो आंसर हो जाएगा 1221 में मंगोलों ने अपने विश्वविख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए। चंगेज खां मंगवर्णी का पीछा करते हुए सिंध को जीतकर लाहौर तक पहुंचा और स्थिति की वास्तविकता को समझते हुए इल्तुतमिश ने मंगवर्णी को दिल्ली में शरण नहीं दिया। अगला देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया थे, एक सूफी संत थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया सल्तनत काल प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनके शिष्य अमीर खुसरो अपनी विद्वता के लिए फेमस थे। अगला क्वेश्चन, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली स्थित पहाड़ियों पर करवाया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे 56 कोट से के नाम से भी जाना जाता है। इसी किले के अंदर उत्तरी भाग में दिल्ली का पंचभुजीय मकबरा कृत्रिम झील के भीतर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो काकोरी कांड में मुकदमे का नहीं किया था एक चंद्रशेखर आज़ाद ही रहे हैं, जो हमेशा कभी भी पुलिस के उसमें पकड़ में नहीं आए। तो आंसर हमारा 4th हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 को यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इसके नेता राम प्रसाद बिस्मिल रोशन लाल को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो अदीना मस्जिद की सिकंदरगाह, यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अदीना मस्जिद जो है सिकंदर शाह या गाह जो भी हैं वो यहाँ पर सही बता रहे हैं। आगे देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी, जोसेफ बेपिस्ट तथा लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ था। इसके प्रथम बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। तो बहमनी राज्य जो है प्रतिद्वंदी थे। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था। तो कौन सा हुआ था? राम और कृष्ण। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को गति करने वाले संतों में राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्त सूरदास महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है रावी नदी के 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था उनका जन्म। सिख संप्रदाय के संस्थापक है संत गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में कालू मेहता के घर हुआ था। यह स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी तथा उसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। यह भूभाग फैला था कहाँ से कहाँ तक? तो आंसर होगा दिल्ली एवं आगरा था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल सत्ता के अंतर्गत दिल्ली और आगरा भी सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुजुक ए बाबरी एवं मसनबी साहित्यिक कृतियां हैं किसकी? तुजुक ए बाबरी जो है वो बाबर की है और मसनबी भी जो है वो भी बाबर की है। तो यहाँ पर बाबरनामा जो है जीवनी तुर्की में लिखी गई है एवं मसनबी की रचना की। इसे पद्य की मुबाइन आन शैली को जन्मदाता भी माना जाती है। आगे देखते हैं,
1 और सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का 1526 में, खानवा का हुआ था 1527 में। बाबर, यहाँ पर व्याख्या ये देख लेते हैं सीधे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। खानवा का हुआ था 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। और कन्नौज का युद्ध हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, कबूलियत, पट्टा, सारदिस, इन सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। तो ये कौन से युद्ध के बारे में पूछ रहा है? तो आंसर हमारा पानीपत ही है, पानीपत के बारे में ही पूछ रहा है। आगे देखते हैं। पानीपत का कौन सा, वो भी द्वितीय, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था यहाँ पर, ठीक है, द्वितीय, जिसमें हेमू था और सामने अकबर। आगे देखते हैं। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर 1564 में, 64 में समाप्त किया था। गैर मुसलमानों में वसूल किए जाने वाले कर को जजिया कर कहते थे, जो कि अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। इसकी महानता और धार्मिक सहिष्णुता का ज्वलंत प्रमाण है। नूरजहां पुत्री थी, किसकी थी? तो गयास, मिर्जा गयास बेग की जो है वो पुत्री थी। मुअत्तमिद खां की कृति इकबाल नाम ए जहांगीरी के विवरण के आधार पर कहा जाता है कि नूरजहां, जिसका प्रारंभिक नाम मेहरुनिसा था, मिर्जा गयास बेग नामक जो है एक पारसी की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का पारसी में अनुवादित किया था? दारा ने किया था। दारा बहुत विद्वान थे, ठीक है। इसको उपनिषदों का सिर्रे अकबर भी कहा जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, और इन्होंने बहुत से अनुवाद किए थे और इन्हें वापस उपनिषदों का सिर-ए अकबर, ठीक है, नाम से फारसी अनुवाद भी कराया था। आगे है सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को काल क्रम की दृष्टि से सजाना है। तो सबसे पहले कौन? बंदा बहादुर सबसे बाद में आएंगे, उससे पहले बंदा बहादुर सबसे बाद में। तो देखते हैं, बंदा बहादुर को सबसे बाद में रखना है गा, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले है हरकिशन, और फिर उससे पहले आएंगे हरकिशन पहले, फिर तेग बहादुर हैं, और फिर गोविंद सिंह है। बंदा बहादुर को सबसे बाद में है। तो यहाँ पर कुछ समय दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्यारोहण हुआ था, कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ कब? 64 में, बक्सर युद्ध के बाद। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। 1917 में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आमंत्रित करने पर गांधी जी नील के किसानों की समस्या के समाधान के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ब्रिटिश सरकार ने उनके समक्ष झुकना पड़ा, और क्या है, गांधी जी ने इस अतीत संघर्ष एवं त्याग को देखते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कह के संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नील दर्पण नाटक की रचना की है? तो दीन बंधु यहाँ पर सही हो जाएगा। दीन बंधु